आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ और परिभाषा और कुछ अन्य बिंदु। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं यह प्रबंधकों का कार्य करने और निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं। F.W. टेलर, जिसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है, उनका जन्म 1856 में और मृत्यु 1915 में हुई। F.W. टेलर अमेरिकन इंजीनियर थे और उन्होंने प्रबंध को एक एडवांस विचारधारा दी जिसे वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से जाना जाता है और इससे संबंधित 4 सिद्धांतों का वर्णन किया। मीनिंग यानी अर्थ। तो सामान्य शब्दों में अगर कहें किसी कार्य को वैज्ञानिक तरीके से करना ही वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। और इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो वैज्ञानिक प्रबंध एक कला है जिसमें यह जानते हैं कि जो कर्मचारी है जो कार्य कर रहा है उसे देखना और उसे इस तरह से करना कि जो लागत है वो कम आए, मीन्स लागत कम आए और उत्पादन ज़्यादा हो। अब बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। पहली विशेषता है व्यवस्थित विचारधारा। तो वैज्ञानिक प्रबंध की जो विचारधारा है एक तरह से व्यवस्थित है और इसके जितने भी कार्य होते हैं वैज्ञानिक प्रबंध में सभी वैज्ञानिक तरीके से किए जाते हैं और व्यवस्थित ढंग से किए जाते हैं। दूसरा है ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज। तो यह वैज्ञानिक जो प्रबंध है यह कर्मचारी हो चाहे प्रबंधक हो उनके मानसिकता में परिवर्तन लाता है जिससे जो कर्मचारी हैं या प्रबंधक हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मिलकर कार्य करते हैं। तीसरा ट्रेड डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, यानी कि जो परंपरागत तरीके थे प्रबंधक के यह उसका विरोध करता है वैज्ञानिक प्रबंध। तो वैज्ञानिक प्रबंध उनका विरोध करता है और सभी कार्यों को नए तरीके से, नई टेक्निक से और वैज्ञानिक तरीके से करने में विश्वास रखता है। चौथी विशेषता है स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स, यानी नियमों का सख्ती से पालन। वैज्ञानिक प्रबंध ये कहता है जो भी नियम बनाए जाते हैं उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी नियम बनते हैं वो पूरा अध्ययन करने के बाद बनाए जाते हैं, उनमें गलती की संभावना कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, यानी कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि। तो वैज्ञानिक प्रबंध कर्मचारियों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत हम कार्य अध्ययन, समय अध्ययन और थकान अध्ययन को भी स्टडी करते हैं, जिससे जो है हमारे कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और वो हमारे उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है वेटेज टू स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण को महत्व। तो वैज्ञानिक प्रबंध विशिष्ट कर्मचारियों के विशिष्टीकरण को विशेष महत्व देता है। वैज्ञानिक प्रबंध कहता है कि जो कार्य है योग्य व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जिससे समय कम लगता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, लागत कम आती है और वेस्टेज नहीं होती। नेक्स्ट है बड़े संस्थाओं के लिए उपयोगी। जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो बड़ी संस्थाओं के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि यह एक खर्चीली पद्धति भी है। लास्ट है मिनिमाइज वेस्टेज। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो वेस्टेज है उसको कम करने में
सहायता करता है, क्योंकि इसका जो परिभाषा में भी ये लागत कम करनी है और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, टाइम का समय की वेस्टेज कम हो, रॉ मटेरियल की मशीनरी की वेस्टेज कम हो, तो सभी वेस्टेज को हमें कम करना है और इन सब चीज़ों का बेटर यूटिलाइजेशन करना है। उसके बाद आते हैं उद्देश्य वैज्ञानिक प्रबंध के। तो वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य हैं हायर प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा है लागत को कम करना। तीसरा उद्देश्य है कि जो भी वेस्टेज हो, चाहे प्रोडक्ट की हो, चाहे मनी की हो, चाहे मशीनरी, चाहे मटेरियल, सभी को ख़त्म करना। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड लेवल की होनी चाहिए। उसके बाद है राइट मैन फॉर राइट वर्क, यानी कि योग्य व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार ही कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे वो सेटिस्फाई रहे और संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना योगदान दे सके। और अंतिम है कि जो कर्मचारी काम करते हैं उनको जो मजदूरी है उनके कार्य के अनुसार मिले, ना कि समय के अनुसार। वैज्ञानिक प्रबंध कहता है जो मजदूरी है कर्मचारियों को दी जाती है वो उनके कार्यों के अनुसार मिलनी चाहिए, समय के अनुसार नहीं। उसके बाद आते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है विज्ञान न कि रूढ़िवादिता, यानी कि ये कहता है पुरानी विचारधाराओं को छोड़कर जो भी कार्य करने हैं उन्हें वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि जो वैज्ञानिक जो प्रबंध दिए हैं टेलर के द्वारा वह उसने अपने अनुभव के आधार पर दिए हैं, जिससे संस्था को फ़ायदा होता है और पुराने तरीकों मेथड को हमें छोड़ देना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध कार्य को आसान बनाते हैं और इससे कार्य जल्दी भी होता है। नेक्स्ट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि भाईचारा होना चाहिए ना कि मतभेद। जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनके बीच में आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, उनमें भाईचारा होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध उनके मानसिकता में परिवर्तन लाता है और उनको आपस में जोड़ता है, जिससे उनके मतभेद खत्म होते हैं और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायता होती है। नेक्स्ट है सहयोग न कि व्यक्तिवाद, यानी कि यह भाईचारे का ही विस्तृत रूप है। हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो प्रबंधक हो। कर्मचारी जो हैं वो तालाबंदी ना करें, संस्था के साथ खड़े रहें, किसी प्रकार की परेशानी संस्था के लिए ना करें। और मैनेजर्स को भी चाहिए कर्मचारियों को सहयोग करे, उनका वातावरण का ध्यान रखे, उन्हें समय पर सैलरी दे और उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, यानी कि दोनों एक दूसरे को सहयोग करें। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एवरी पर्सन, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी का जो कार्य करता है उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि करना और उसे बढ़ाना। तो कर्मचारी हैं जो हमारे यहाँ कार्य करते हैं उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि वैज्ञानिक तरीके से नई टेक्निक से किस प्रकार आप अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे आपका भी फायदा होगा और संस्था का भी फायदा होगा। उसके बाद आती है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेक्निक बढ़ते हैं हम, कौन कौन सी टेक्निक है वैज्ञानिक प्रबंध की। तो जो ये हमारे डायग्राम में हमें दिखा रखी है, पहली टेक्निक है जो 9 प्रकार की यानी कि 9 भागों में से बांटा गया है। पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप यानी कि कार्यात्मक, दूसरी है स्टैंडर्डाइजेशन, तीसरी वर्क स्टडी, उसके बाद आती है डिफरेंशियल पीस वेजी सिस्टम, मेंटल रेवोल्यूशन, थकान अध्ययन, कार्यविधि अध्ययन, समय अध्ययन और गति अध्ययन। इन सब का भी हम आगे 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो ये है प्रबंध की टेक्निक। अब बात करते हैं पहली टेक्निक की, कार्यात्मक फोरमैनशिप। तो इसकी परिभाषा है, कार्यात्मक फोरमैनशिप कहती है
कि जो भी संस्था है हमारी, इसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन का जो प्रिंसिपल था हमारा, उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए। तो टेलर ने सजेस्ट किया इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए कि जो फैक्ट्री मैनेजर होता है उसके कार्यों को 2 आगे विभागों में बांट दिया जाए, यानी कि नियोजन अधिकारी और दूसरा है उत्पादन अधिकारी। और फिर नियोजन अधिकारी के अंडर में कार्य करेंगे और प्रोडक्शन अधिकारी के अंडर में कार्य करेंगे। और सबसे नीचे होता है वर्कर, यानी कि मजदूर, जो श्रमिक जो कार्य करता है। 1 बाय 1 अब हम इनका आगे स्टडी करेंगे, कार्यात्मक फोरमैनशिप के जितने भी पार्ट हैं। तो कार्यात्मक फोरमैनशिप कहती है कि हमें प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को फॉलो करना है। स्पेशलाइजेशन विशिष्टीकरण का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि योग्य व्यक्ति को जो उसकी योग्यता है उसको उसके अनुसार कार्य दे दिया जाना चाहिए, ताकि जो कार्य है वो सरल भी हो जाए और सबको दिक्कत भी ना आए। तो फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमने इसको 2 विभागों में बांटा था विशिष्टता के अनुसार, विशिष्टीकरण के अनुसार। तो पहला था नियोजन अधिकारी। तो नियोजन अधिकारी जो था उसके फिर 4 पार्ट थे हमारे। पहला होता है रूट क्लर्क, यानी कि जो रूट क्लर्क है वो यह डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति को, किस कर्मचारी को कौन सा कार्य करना है। उसके बाद आता है सेकंड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, यानी कि संकेत कार्ड लिपिक। तो संकेत कार्ड लिपिक यह बताता है कि किस कार्य को किस विधि से किया जाना है, कौन सी सामग्री लेनी है और कौन सी मशीन पर कार्य उन्हें करना है। तो सारी डिटेल इसमें दी होती है। उसके बाद आता है समय और लागत क्लर्क। तो समय और लागत क्लर्क यह निश्चित करता है कि कार्य कब प्रारंभ किया जाएगा, कब इसका समापन होगा, कितना समय लगेगा, ताकि जो इसकी लागत है वो कितनी आएगी। ये कार्य लागत और समय क्लर्क के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है अनुशासन अधिकारी। तो उसका कार्य है, नाम से ही क्लियर है कि जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं उन सब के बीच में जो नियमों को बनाए रखना, सभी जो है संस्था के नियम कानूनों का पालन करें, ये सुनिश्चित करना इस अधिकारी का कार्य होता है। जो दूसरा पार्ट था उत्पादन अधिकारी। तो उत्पादन अधिकारी भी यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक जो कार्य है व्यवस्थित ढंग से हो। तो इसके भी फिर आगे 4 पार्ट थे। तो पहला है गैंग बॉस, यानी कि टोली नायक। तो इसके अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को ग्रुपों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक ग्रुप में एक बॉस, यानी कि एक लीडर बना दिया जाता है, जिसे टोली नायक कहते हैं। वह यह सुनिश्चित करता है कि उसके ग्रुप को, उसकी टीम को कि मशीन और दोनों उत्पादन करने की स्थिति में है या नहीं, यानी कि उसको कार्य करने के लिए मटेरियल भी मिले और मशीन भी मिले और वो दोनों चालू अवस्था में हों। यह उस ग्रुप के लीडर का कार्य होता है। दूसरा है स्पीड बॉस, यानी कि गति नायक। गति नायक को यह देखना है कि जो कार्य कर्मचारी को दिया गया है क्या वह उसको समय पर कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि उसे उस कार्य को करने में कोई समस्या आ रही है तो वह उनका समाधान करेगा। तीसरा है रिपेयर बॉस, यानी कि मरम्मत नायक। तो मरम्मत नायक को यह सुनिश्चित करना होता है कि जो भी मशीनें हैं या औजार हैं वह सही ढंग से कार्य करें। अगर किसी प्रकार की मशीनरी में कोई दिक्कत आती है तो वह उनको दुरुस्त करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंस्पेक्टर, यानी कि निरीक्षक, जो समय समय पर जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी को चेक करता है। यदि उनमें स्टैंडर्ड से अगर वो मिलान नहीं करती तो उसमें सुधार के लिए जो होने वाली कार्रवाई है वो करता है, ताकि जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी बेटर हो सके। उसके बाद दूसरा हमारा जो है टेक्निक, उसे पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि प्रमापीकरण, कार्य का प्रमापीकरण। कार्यों के
प्रमापीकरण से हमारा अभिप्राय है कि व्यवसाय के अंदर जितने भी कार्य किए जाते हैं प्रत्येक कार्य का प्रमापीकरण किया जाना चाहिए, उनके लिए स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाने चाहिए, चाहे वो फिर कच्चा माल हो या फिर मशीनरी हो, चाहे फिर वो जो भी चीज़ हो, जितने भी चीज़ें हैं सभी का प्रमापीकरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि कार्यों का सरलीकरण। तो ये से हमारा अभिप्राय है कि जो भी कार्य हैं संस्था के उन्हें सरल बना देना चाहिए और जो भी हमारे अननेसेसरी कार्य हैं उन्हें दैनिक रूटीन से हटा देना चाहिए, जिससे हमारी लागत बढ़ती है, उसे हम ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो यह टास्क करना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्शन के टाइम जो भी वेस्टेज होती है उसे रोका जाए और जो भी अननेसेसरी कार्य हैं जिनसे लागत बढ़े उन्हें कम कर दिया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा कार्यविधि अध्ययन। इसके अंतर्गत हम यह स्टडी करते हैं कि जो भी सुटेबल और बेस्ट मेथड हो उसका पता लगाया जाए और उसी के अनुसार कार्य किए जाएं, ताकि जब बढ़िया मेथड यूज़ होगा तो उसके अंतर्गत जो मशीनरी है, मैन पावर है, पूंजी है, उसका जो यूटिलाइजेशन है बढ़िया हो सकता है। दूसरा है गति अध्ययन, मोशन स्टडी। तो इसके अंतर्गत हम ये स्टडी करते हैं कि जो भी अननेसेसरी एक्टिविटी है जिनसे वेस्टेज बढ़ती है उन्हें हटा दिया जाए। तो जो भी हमारे वर्कर हैं अच्छे से काम कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको ज़्यादा सैलरी दी जाए, और जो वर्कर अच्छे से काम नहीं करते या कार्य को प्रभावित करते हैं उन्हें अलग कर दिया जाए, जिससे जो है हमारा कार्य प्रभावित ना हो। नेक्स्ट आता है समय अध्ययन। समय अध्ययन के अंदर यह स्टडी किया जाता है कि किसी कार्य को करने में कितना समय लगना चाहिए और वह कार्य उतने समय में पूरा हो जाना चाहिए, ताकि जो कर्मचारी हैं समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि स्टैंडर्ड डिसाइड हो जाता है हर चीज़ का, चाहे समय हो, चाहे फिर वो मशीनरी हो, चाहे वो कच्चा माल हो, उसी के अनुसार उनको हमें प्रयोग करना है, ताकि जो हमारी लागत है उसे हम कम से कम कर सकें। और कर्मचारियों को हमें इंसेंटिव आधार पर वेजेस दी जानी चाहिए, ताकि जो कर्मचारी भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाकर कार्य करें। उसके बाद आता है थकान अध्ययन। तो थकान अध्ययन में यह देखा जाता है कि जो कर्मचारी है उसे कितने समय के पश्चात आराम की आवश्यकता होती है, यानी कि एक कर्मचारी को एक दिन में कितने समय रेस्ट दिया जाना चाहिए ताकि वह थकान महसूस ना करे। यदि कर्मचारी को थकान हो जाती है तो वह परेशान हो जाता है और एक्सीडेंट का खतरा कार्य के दौरान बढ़ जाता है, जिससे दिक्कतें संस्था को आती हैं। तो इसलिए इस बात का भी थकान अध्ययन में हम स्टडी करते हैं कि एक कर्मचारी को कितना समय बीच में आराम के लिए मिलना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट टेक्निक है हमारी डिफरेंशियल वेजेज सिस्टम। तो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत यह बताया कि जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं हमारे, जो अच्छे से कार्य करते हैं, जो एफिशिएंट वर्कर हैं, और कौन कौन इनएफिशिएंट वर्कर हैं, तो इनकी पहचान करनी चाहिए। जो कर्मचारी ज़्यादा कार्य करता है उसे ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए और जो कम कार्य करता है उसे कम वेतन मिलना चाहिए, जिससे कर्मचारियों में मोटिवेशन को बढ़ावा मिलता है और कर्मचारी बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो कर्मचारियों का वेतन है वह फिक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि कार्य के अनुसार होना चाहिए। तो हर व्यक्ति को उनके स्टैंडर्ड और उनका कार्य दे दिया जाए और फिर उसके अनुसार जितना कार्य वह करता है उसको उसी के अनुसार भुगतान किया जाए। तो इसीलिए टेलर ने सजेस्ट किया था कि जो वेतन है या मजदूरी है, मजदूरों, कर्मचारियों की, श्रमिकों की, वह काम के अनुसार
होनी चाहिए, समय के अनुसार नहीं। नेक्स्ट आता है मेंटल रिवॉल्यूशन, तो यानी कि मानसिक परिवर्तन। तो वैज्ञानिक प्रबंध कर्मचारियों और प्रबंधकों में मानसिक परिवर्तन में सहायता करते हैं ताकि दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा ना करके एक दूसरे का सहयोग करें। तो टेलर ने यह कंसेप्ट दिया, विचारधारा दी कि कर्मचारियों को अपने संस्था का एक सदस्य के रूप में देखना चाहिए और अपने अधिकारियों का सहयोग करना चाहिए। तो उसी तरह से प्रबंधकों को भी कर्मचारियों को अपना समझना चाहिए और संस्था में उनकी समस्याओं को दूर करने में उनका सहयोग करना चाहिए। ऐसा वातावरण क्रिएट हो संस्था में कि सभी मिलकर कार्य कर सकें और संस्था के जो उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता हो। अंत में आता है हेनरी फ्योल और टेलर के बीच में समानताएं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ लिया था, लेकिन फिर दोबारा रिवाइज करते हैं। तो इन दोनों के बीच में समानता थी कि दोनों ने ही प्रबंध के महत्व को जाना और दोनों ने ही महसूस किया कि प्रबंध जो है वो होना हर संस्था में बहुत ज़रूरी है, तो ये सब जगह लागू होना चाहिए। प्रबंध के ऊपर जोर दिया। दूसरा है दोनों ने ही सेकंड पॉइंट है जो प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधकों की समस्याओं को समझा और उसे वैज्ञानिक तरीके से करने पर जोर दिया। उसके बाद तीसरा है दोनों ने ही व्यक्ति और प्रबंध जो तीनों लेवल पे कार्य करते हैं उन तीनों की ही इम्पोर्टेंस को समझा, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, तीनों ही लेवल पर जो है प्रबंध की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है बहुत यह चाहते थे कि जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जो मैनेजमेंट चल रहा है, प्रबंधक चल रहा है, इसमें सुधार की आवश्यकता है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। दोनों का ही यही मानना था। उसके बाद आता है दोनों ने जो सिद्धांत दिए प्रबंध के लिए वह दोनों के ही अनुभवों पर आधारित थे। दोनों ने ही पहले अनुभव किया, कार्य किया और उसके बाद इन सिद्धांतों को दिया। नेक्स्ट आता है कि दोनों ने ही अपने विचारों को, अपने अनुभवों को बुक के माध्यम से प्रकाशित किया, लोगों तक पहुंचाया। अंतिम आता है हमारा दोनों ही यह चाहते थे, चाहे कर्मचारी हो चाहे नियोक्ता हो, दोनों के बीच में आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए। इसके बाद हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर में अंतर। तो हेनरी फ्योल को मॉडर्न मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है, यानी कि आधुनिक प्रबंध का पिता कहा जाता है, और टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। दूसरा जो हेनरी फ्योल है, इसने प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया संस्था के अंदर, और टेलर ने उत्पादन में सुधार पर बल दिया। टेलर फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए और टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए। जो हेनरी फ्योल थे, इनका जो मुख्य फोकस था वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर था, उच्च अधिकारियों पर था, प्रबंधक स्तर तक था। लेकिन जो टेलर है, इसका जो मुख्य फोकस था वह प्रोडक्शन पर था, यानी उत्पादन लेवल स्तर पर था कि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और लागत को कम किया जाए। नेक्स्ट है फ्योल के जो सिद्धांत थे वो उसके पर्सनल अनुभवों पर आधारित थे, लेकिन जो टेलर है इसके जो सिद्धांत थे शोध और इसके अनुमानों पर आधारित थे। हेनरी फ्योल की जो दृष्टिकोण था वह प्रबंध किया था और टेलर का जो दृष्टिकोण था वो इंजीनियरिंग था। हेनरी फ्योल ने जो प्रबंध दिए हैं वह सभी संस्थाओं में यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, एक समान रूप से
लागू होते हैं, लेकिन जो टेलर ने सिद्धांत दिए हैं वह केवल कुछ पेशा संस्थाओं पर ही लागू होते हैं। और फ्योल का मानना था कि जो संस्था लाभ कमाती है उसे प्रबंधकों के साथ बांटना चाहिए। और डब्ल्यू टेलर का मानना था कि जो भी कर्मचारियों को मजदूरी दी जाती है वो अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि कर्मचारियों को जो वेतन है या मजदूरी है वो काम के हिसाब से मिलनी चाहिए, ना कि समय के अनुसार। और अंतिम पॉइंट है कि हेनरी फ्योल ने नियोजन और नियंत्रण पर बल दिया ज़्यादा कि, और टेलर ने कार्य और समय अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया। और अंत में धन्यवाद।